दोस्तों, ये बिजली के विभाग में उदारीकरण के नाम पर जो बिजली का निजीकरण किया गया है, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का जो निजीकरण किया गया है, इसकी कहानी में इस देश में उदारीकरण के नाम पर जो लूट चल रही है, उसका राज इस पूरी कहानी में छिपा है। अगर आप ये कहानी ध्यान से सुने तो आपको इस पूरे उदारीकरण के नाम पर जो इस देश में लूट चल रही है, उस लूट की समझ आने लगेगी। देखिए, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन एक ही कंपनी कर सकती है एक एरिया में, क्योंकि बिजली को पहुंचाने के लिए लंबे लंबे तार खींचने पड़ते हैं। तो इसलिए बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कंपटीशन नहीं हो सकता। ये एक मोनोपोली बिजनेस है। बिजली की कंपनी आपसे जो दाम चार्ज करेगी आपको देना पड़ेगा, नहीं तो वो कहते हैं कि आपकी बिजली काट दी जाएगी। आपके पास कोई ये उपाय नहीं है कि आप किसी दूसरी कंपनी से बिजली खरीद सकें। इस वजह से बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन सरकार और सरकारी कंपनियों के हाथ में था। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार करते करते इन सरकारी कंपनियों को कंगाल बना दिया गया। इसमें भ्रष्ट अफसरों का अपॉइंटमेंट किया गया जो उन बिजली कंपनियों की खरीद फरोख्त में बेईमानी करते थे, करप्शन करते थे और उसका पैसा मंत्रियों को देते थे। जब ये कंपनियां कंगाल होने लगी तो ये तर्क दिया गया कि ये कंपनियां तो बहुत भ्रष्ट हैं, सरकारी कंपनियां। सरकार ये तर्क दे रही थी कि हमारी कंपनियां भ्रष्ट हैं, इसलिए हमको बिजली का निजीकरण करना पड़ेगा, इन कंपनियों का निजीकरण करना पड़ेगा और निजी कंपनियों को ये सौंपना पड़ेगा। तो क्या किया गया? दिल्ली में दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग, डीसू जिसको कहते थे, उसके 3 विभाग करे गए। पूरे दिल्ली शहर को 3 भाग में बांट दिया गया और 3 निजी कंपनियां, जिसमें 2 रिलायंस की हैं और 1 टाटा की है, इन तीनों कंपनियों को अलग अलग भाग में दिल्ली का बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन का राइट दे दिया गया। अब डीसू का जितनी संपत्ति थी, जितनी जमीन थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, सब इन निजी कंपनियों को सिर्फ 1 रुपए के दाम में सौंप दिया गया। रुपए में वो बिजली खरीद रही थी जो कंपनियां जनरेट कर रही थी, तो इन निजी कंपनियों को वही बिजली 2 रुपए में सप्लाई करी जा रही थी। सब्सिडाइज करने के बाद वो आपको बिजली सप्लाई करते हैं। ये कहा गया कि ये निजी कंपनियां जो हैं ईमानदार होंगी, बहुत एफिशिएंट होंगी और इनके ऊपर हम एक रेगुलेटर बैठाएंगे जिसको दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कहा जाता है और वो बिजली का दाम तय करेगी। तो 2010-11 में क्या हुआ, इसकी कहानी सुनिए। आमतौर पर वैसे ये देखा गया है कि दिल्ली एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन में भी भ्रष्ट अफसरों का चयन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, अभी एक केस मैंने किया, वो उत्तर प्रदेश का था। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन का चयन होना था। मायावती के जो सहयोगी हैं सतीश मिश्रा, उनके एक रिश्तेदार राजीव अवस्थी का चयन कर दिया गया, जबकि उनको बिजली विभाग में काम करने का या बिजली का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो सिविल इंजीनियर थे, रोड बनाते थे,
बनाते थे, उनसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस लोग मौजूद थे, लेकिन वो जेपी कंपनी में 1 महीने के लिए वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए। जेपी कंपनी एक वो कंपनी है उत्तर प्रदेश में जो बिजली सप्लाई करती है, और उसके बिजली के रेट तय करना यूपी के इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का काम है। कानून में लिखा है कि ऐसे आदमी को आप वहां नियुक्त नहीं कर सकते जिसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, जो कहीं ऐसी जगह काम कर चुका हो जिस कंपनी का उसको रेट तय करना हो और उस कंपनी को वो फायदा पहुंचा सके। लेकिन ये सब अनदेखा करके उनको अपॉइंट कर दिया गया। उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका अपॉइंटमेंट रद्द कर दिया है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू हो चुका है, उसका जजमेंट पेंडिंग है। ये मैं उदाहरण ये दे रहा था कि किस तरह से बेईमान लोगों को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में अपॉइंट किया जाता है। लेकिन एक सौभाग्य की बात ये रही कि एक साल 2010-11 में एक ईमानदार आदमी श्री ब्रजेंद्र सिंह को दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन बना दिया। उस साल इन 3 निजी कंपनियों ने दरखास्त दी रेगुलेटरी कमीशन को कि हमारा बिजली का दाम 60% बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी कॉस्ट, हमारे खर्चे 60% बढ़ गए। ब्रजेंद्र सिंह जी ने ये कंपनियां सीएजी का तो ऑडिट होने नहीं देती। जब से ये इनका निजीकरण किया गया है तो ये निजी कंपनियां कहती हैं हम तो निजी कंपनी हैं, सीएजी हमारा ऑडिट नहीं कर सकता, जबकि दिल्ली सरकार के पास पूरा अधिकार है कि इनका ऑडिट करा दे। कानून में लिखा है कि दिल्ली सरकार चाहे तो इनका ऑडिट करा दे। जन दबाव के कारण शीला दीक्षित जी ने बोला है कि हम ऑडिट कराएंगे, लेकिन ऑर्डर नहीं इशू कर रही कि इनका सीएजी ऑडिट कर सके। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह क्योंकि एक ईमानदार अफसर थे, उन्होंने अपने ही ऑडिटर से इन कंपनियों का ऑडिट करा लिया, इनके अकाउंट्स का ब्यौरा देख लिया, छानबीन करा ली। उस छानबीन में यह निकला कि ये कंपनियों के अकाउंट्स पूरी तरह से फर्जी थे। जो इक्विपमेंट बाजार में 1 करोड़ रुपए का मिलता था, वो अपनी ही सिस्टर कंपनी, अपनी ही कंपनी से 2-2 करोड़ रुपए का खरीद कर दिखा रहे थे कि उनके दाम बहुत बढ़ गए, और हर तरह के उनके अकाउंट्स में मैनिपुलेशन मिले। उसके कारण ब्रजेंद्र सिंह ने और अपने जो 2 साथी थे, दूसरे मेंबर्स रेगुलेटरी कमीशन के, उन्होंने मिलकर एक लंबा आदेश दिया कि बिजली का दाम इनका 60% बढ़ने के बजाय 23% कम होना चाहिए 2010-11 में। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो ऑर्डर इशू होने से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन को आदेश दे दिए और वो ऑर्डर को रुकवा दिया कि आप ये ऑर्डर नहीं इशू करेंगे। इसको हम लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि दिल्ली सरकार को कोई अधिकार नहीं है इस तरह से ऑर्डर रुकवाने का, और आखिर में दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करके ये बोला कि दिल्ली सरकार को कोई अधिकार नहीं है उनका ऑर्डर रुकवाने का, और वो आदेश रद्द कर दिए। लेकिन तब तक दुर्भाग्य की बात है कि ब्रजेंद्र सिंह साहब रिटायर हो चुके थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि रेगुलेटरी कमीशन का क्योंकि ऑर्डर इशू नहीं हुआ था, उनको दूसरा ऑर्डर अब इशू करना पड़ेगा। तब तक क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह साहब रिटायर हो चुके थे और उसके बाद एक कन्वीनियंट आदमी को चेयरमैन बना दिया गया, बाकी 2 जो सदस्य थे उनको भी पटा लिया गया, और आप देख रहे हैं उसका नतीजा कि आज बिजली के दर करीब 50% इस साल के लिए बढ़ा दिए गए। 23% से लेके 68% बढ़ोतरी करी गई है बिजली के बिल में। जो आदमी 200 यूनिट कंज्यूम करता था, 205 यूनिट,
उसका तो बिल दुगने से भी ज्यादा हो गया है। जहां पर उसको 200 यूनिट के लिए 450 रुपए या 500 रुपए से कम देने पड़ते थे 200 यूनिट कंज्यूम करने के लिए या 205 यूनिट कंज्यूम करने के लिए, आज उसको 1000 से भी ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ये देखिए कि जब इनका ऑडिट किया गया इन बिजली कंपनियों का और ब्रजेंद्र सिंह साहब ने ये निकाला कि इनका बिजली का दर 23% कम होना चाहिए पिछले साल 2010-11 में, वहीं पर अगले साल के लिए 11-12 में, जबकि 2010-11 से 11-12 तक उनके ज्यादा से ज्यादा अगर उनका कॉस्ट बढ़ा था तो 10% बढ़ा था, यानी कि 23% कम होने के बजाय 13% कम होने चाहिए थे बिजली के दाम, लेकिन उसके बजाय 23% से लेके 68% बढ़ा दिए गए। 68 क्या 100%, 23% से लेकर 100% तक बढ़ा दिए गए, यानी कि एवरेज 40-50% बढ़ा दिए गए। तो और साथ में ब्रजेंद्र सिंह साहब ने आदेश दिया था कि इन कंपनियों का सीएजी ऑडिट होना चाहिए। सीएजी ने भी बोला कि ये कंपनियां जो हैं इनको सरकार से बहुत सब्सिडी मिलती है, करोड़ों सैकड़ों हजारों करोड़ों की संपत्ति इनको फ्री में दे दी गई है, लेकिन इन कंपनियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर ऑडिट नहीं होने दिया। दिल्ली सरकार के ऊपर दबाव बनाकर शीला दीक्षित उन्होंने आदेश नहीं दिया और इसी तरह से उन्होंने फर्जी अकाउंट्स अब की बार देकर, और क्योंकि अब कन्वीनियंट मेंबर्स आ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के, तो उन्होंने इनकी बढ़ोतरी का आदेश दे दिया। दूसरी बात, ये कोयला घोटाला जो हुआ, अब कोयले के खदाने कौड़ियों के दाम पर, यानी कोई बगैर कोई दाम लिए सिर्फ ये लोग रॉयल्टी देते हैं 100 रुपए टन, और उस दाम पर उस पर इनको लाखों करोड़ का कोयला दे दिया गया। बिजली का बनाने वाली कंपनियों को, निजी कंपनियों को, इस आधार पर कि ये सस्ती बिजली बनाकर बेचेंगे, यानी कि जो कोयला बाजार में 2500 रुपए टन मिल रहा है, इन लोगों को 100 रुपए टन में दे दिया गया। इनके निकालने का खर्चा और समझ लीजिए 300-400 रुपए टन, यानी 500 रुपए टन में इनको 2500 रुपए टन का कोयला दे दिया गया, इस आधार पर कि ये बिजली सस्ती बेचेंगे। लेकिन उससे क्या बिजली सस्ती मिल रही है? क्या निजीकरण से बिजली सस्ती हुई? सरकार ये कहती रही कि निजी कंपनियां एफिशिएंट होती हैं, ईमानदार होती हैं, इस वजह से बिजली सस्ती हो जाएगी निजीकरण करने के कारण। लेकिन हमने देखा कि लगातार निजीकरण के बाद बिजली के दर बढ़ाते चले जा रहे हैं, और उसका कारण यही है भ्रष्टाचार। क्योंकि आप जब ऐसा मॉडल बना देंगे कि एक रेगुलेटरी कमीशन के हाथ में अगर वो इनको 10 पैसे का भी बिजली का दर बढ़ाने का आदेश दे दे, तो सैकड़ों करोड़ों का फायदा इन कंपनियों को हो जाता है। तो जब आपने एक आदमी के हाथ में ये पावर दे दी, तो बहुत बड़ा आपने इंसेंटिव क्रिएट कर दिया कि ये कंपनियां रेगुलेटरी कमीशन के मेंबर्स को घूस देकर भ्रष्ट कर दें और उनसे अपने बिजली के दर बढ़वा लें, और सरकार के ऊपर, सरकार को भी पैसा देकर, मुख्यमंत्री वगैरह को पैसा देकर उनसे उनके बिजली के दर बढ़वा लें। और यही हम देख रहे हैं कि हो रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस तरह का उदारीकरण के नाम पर जो नीतियां चलाई जा रही हैं, जिसमें कि निजी मोनोपोली बना दी गई, चाहे बिजली के विभाग में, चाहे एयरपोर्ट्स में, और अब कह रहे हैं कि पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी निजीकरण करके एक निजी मोनोपोली बना दी जाएगी। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस पूरे देश को गुमराह करा जा रहा है इस तरह के नाम गढ़ के उदारीकरण, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जैसे कि इससे सबका फायदा होगा। और यहाँ तक कि कल वहाँ एक मीटिंग हुई विज्ञान भवन में, जिसमें कि आज जो
मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो कल मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनने प्रधानमंत्री के इस उदारीकरण की नीतियों की बड़ी तारीफ करी और सीएजी को क्रिटिसाइज किया कि उनको कैलकुलेट करना नहीं आता है कि कितना लॉस हुआ कोयले के खदानों के आवंटन में। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज इस देश के न्यायपालिका में भी बैठे हुए इतने बड़े बड़े न्यायाधीश इस तरह के बयान, सार्वजनिक बयान दे रहे हैं। जो मामले कोर्ट में लाए जा सकते हैं, जो आ सकते हैं, उस पर इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण बयान मुख्य न्यायाधीश जैसे बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग दे रहे हैं। ये इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और यही दिखाता है कि ये पूरी ऐसी व्यवस्था जो हो गई है इस देश में, जिसमें कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने और विदेशी कंपनियों ने पूरे व्यवस्था के ऊपर अपना कब्जा जमा रखा है। उस कब्जे में न्यायपालिका के भी बहुत लोग आ गए। अब सवाल यह है कि क्या इसका क्या किया जाए। अगर दिल्ली के निवासी संगठित होकर एक आवाज में ये बोलते हैं कि हम इस तरह की लूट नहीं होने देंगे और इस तरह की लूट के आधार पर बिजली के बिल नहीं देंगे, तो फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई सरकार के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि सबके बिजली के कनेक्शन काट दे। तो आज हमको संगठित होकर लड़ना है। अगर हम संगठित होकर लड़े तो हम अवश्य जीतेंगे। तो मैं एक नारे से खत्म कर रहा हूं, लूटने वाला